कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें हमने बहुत सी वीडियोस बनाई और आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश की। उसमें हमने ये कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जब खत्म होगा तो जो फॉग हटेगी उसके बाद हम रेट्रोस्पेक्ट में बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं कि एक जंग से गुजरने का तजुर्बा क्या होता है। और इसको लेकर पाकिस्तान का रिस्पांस टू इंडिया और इंडिया का रिस्पांस टू पाकिस्तान वो तो बहुत डिस्कस हुआ, सियासत बहुत डिस्कस हुई। आईएसपीआर ने ये कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये कहा, नरेंद्र मोदी ने ये कहा, इंडिया की स्टेट ने कोई बात कर दी, इस सबको हमने रिपोर्ट तो कर दिया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस क्या होता है जंग का, ये शायद मुझे भी इससे पहले मालूम नहीं था। आपने बड़ों से सुना था कि 65 और 71 की जंग में हमने ये एक्सपीरियंस किया कि गली मोहल्लों में धमाके हुए हैं, जहाज़ों के गुजरने की आवाज़ें आ रही हैं, टैंक बैटल्स की आवाज़ें आ रही हैं, रिलोकेशन करनी पड़ रही है, खौफ के साए में बिजली बंद करके बैठना पड़ रहा है। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस जनरेशन को भी ये फेस करना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ, पिछली वीडियो जो ध्रुव राठी के रिस्पांस में मैंने बनाई, वो रिस्पांस जिसमें ध्रुव राठी पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के शवाहिद मौजूद हैं पहलगाम अटैक में, रियासत है जो गरीबों का पेट नहीं भर सकी, इसीलिए इसको खत्म हो जाना चाहिए। एफएटीएफ को टैग करके ये कैंपेन चलाओ कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करें ताकि इकोनॉमिकली ये चोक हो जाए और फिर यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। इसको हमने रिस्पॉन्ड किया तो पाकिस्तान में एक वाइड स्प्रेड बहुत बड़ी एंडोर्समेंट हमने देखी पाकिस्तान साइड से। हमारी पिछली वीडियो को लेकर ट्विटर पे ट्रेंड होता रहा 24 घंटे तक। सैकड़ों की तादाद में मीम्स देखे वीडियो पे जो आप लोगों ने बनाए, जिसमें से बहुत को एंजॉय किया, कुछ को मैंने डिस्करेज भी किया बिकॉज दे वर डेरोगेटरी। ठीक है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनमें टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, सबके सब इट वॉज एवरीवेयर। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर जंग खत्म हो चुकी है और उसके बाद ये रिपोर्ट कर दिया गया कि इतने जहाज हमने गिरा दिए, इतनी एयर स्ट्रिप्स पे उन्होंने अटैक कर दिया, लेकिन उस जंग में प्रिवेल वो करेगा जिसका बयानिया मीडिया पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि आज के पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड के अंदर जिसमें सच मैटर ही नहीं करता, तो ये जंग के मैदान में डिसाइड नहीं होना कि कौन जीता है, ये मीडिया की स्क्रीन पे होना है, जिस तरह इलेक्शन में होता है। ऑन ग्राउंड किसने कितना काम किया ये रेलेवेंट ही नहीं रहा। पाकिस्तान के इलेक्शन में इस मरतबा बहुत से ऐसे लोग जीत गए जो अपने हल्के में कैंपेन करने जा नहीं सके, क्योंकि जो बयानिया उनके पास था वो मजबूत था। तो जंग को लेकर भी जो बयानिया पाकिस्तान के बारे में बनाया जा रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि आप 24 के 24 करोड़ दहशत कर दो, आप 24 के 24 करोड़, जो टर्म यूज होती है क्या है, मदरसा छाप। मदरसे से पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तानियों के बारे में कहा क्यों जाता है कि आप सब तो लो इंटेलेक्ट डफर हैं और आपकी जो जहनीत है वो तो सारी की सारी पेरोकियल पुरानी आउटडेटेड ऑर्थोडॉक्स है। फिर ये कहा गया कि आप 24 के 24 करोड़ लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद के सपोर्टर हो और आप सारे के सारे हिंदू फोबिक और चाहते हो कि हिंदुस्तान सफाई हस्ती से मिट जाए। इसका जवाब भी तो देना था ना। वी हैड टू रिस्पॉन्ड टू दिस टॉक्सिसिटी ऑफ पेंटिंग एवरी पाकिस्तानी विद अ सिंगल ब्रश दैट ऑल ऑफ यू आर सेम। डीह्यूमनाइजेशन जो की जाती है ना, जिस तरह आजकल इजराइल में की जा रही है, हर फलस्तीनी दहशतगर्द है। जिस तरह नाजी जर्मनी में हर ज्यू के बारे में कहा जाता था, सारे के सारे ज्यूज जर्मन स्टेट के खिलाफ हैं, गद्दार हैं, मार दो इनको। इसी तरह सारे के सारे पाकिस्तानी मदरसा छाप हैं, दहशतगर्द हैं, मौलवी हैं। इस बयानिए का जवाब देने के लिए मेरे जिन कॉलीग्स ने, जिन दोस्तों ने, जिसमें फैसल बड़ाई साहब हैं, तैमूर रहमान साहब हैं, शहजाद रियास है, दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब बिकॉज दे आर पीपल हु स्टूड फॉर पीस इन द वॉर टाइम्स। मैं राइट विंग के स्पीकर्स की इसीलिए बात नहीं करूंगा कि दे स्टैंड फॉर वॉर इन द पीस टाइम्स एज वेल, तो वो तो मैटर ही नहीं करते ना कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी जो भी गुफ्तगू है। लेकिन जिस तरह से इस पोलराइज्ड तरीन टाइम में भी हमने ये बोला कि भाई हमें नहीं जंग चाहिए सारों को, अगर कोई बैगेज ऑफ हिस्ट्री पहले मौजूद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज सारे हम कश्मीर में होने वाले मैसेकर के पीछे खड़े हुए हैं, या इसका ये मतलब नहीं है कि इनका पानी बंद कर दो, इनको चारों तरफ से डीमार्केट करके चोक कर दो, इनकी ट्रेड बंद करवा दो, इनका सांस बंद कर दो, इनके बच्चे स्कूल ना जाएं, इनके बैंक अकाउंट सीज हो जाएं सारे के सारे, क्योंकि एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में डाले इनको, ये मुल्क छोड़ के बाहर ना जा सकें, सारी दुनिया इनका बॉयकॉट करे, इनको IMF फंड ना दे, इनके बच्चे भूखे मरें। क्यों? क्योंकि इस मुल्क के अंदर 2-4 ऐसी रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस या एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जिन्होंने बॉर्डर के उस पार टेररिज्म के अटैक में एसोसिएशन दिखाई है। दैट्स द आर्गुमेंट, अपार्थाइड का आर्गुमेंट। इसका जवाब देना इसलिए जरूरी था, जब हमने जवाब दिया तो ये जो एंडोर्समेंट हमने देखी है मेरे नज़दीक तो अनपैरेलल थी, लेकिन उस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी आया जिसका मैं एंड पे जवाब दूंगा। लेकिन वॉर हैज़ टू बी सीन विद अ फिलोसॉफिकल लेंस एज वेल। अब यहाँ पर बहुत से लोग मुझे कहेंगे कि अपनी बात क्यों शुरू कर ली, बट आई वांट टू नरेट अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। पाकिस्तान का जवाब हिंदुस्तान को क्या रहा आप सबको पता है, हिंदुस्तान का जवाब पाकिस्तान को क्या रहा आप सबको पता है। एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस, तजुर्बा क्या है एक फ़र्द का जंग के औकात में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़रूरी है कि इसको महसूस किया जाए कि जंग इंसानों के साथ करती क्या है। वैसे तो बहुत से थिंकर्स तारीख में मौजूद हैं जो कि जंग को ग्लोरीफाई करते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि तुम इस वक्त मुतालिया पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़े हो गए हो, उनको मैं जवाब दूंगा तसल्ली से। और उन्होंने कहा कि जी हमें तो नीचे पढ़ा के आप जंग के सपोर्टर बन गए हैं। तो पहले तो उनके लिए अर्ज़ है कि सबसे बड़ा जंग का सपोर्टर नीचे था, ठीक है, और मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो तो ग्लोरीफाई करता है जंग को। मैं कोट कर देता हूँ कि होमो जो नीचे की किताब है उसमें कहता है, ओनली इन अ वॉर आर यू होली एंड व्हेन यू आर रॉबर्स एंड क्रूल। के आपकी तो होलीनेस ही तब होती है, बेहतरीन काम तो आप कर ही तब रहे होते हैं जब आप जंग में और कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, जब अपनी ताकत के उरूज के ऊपर होते हैं। ये है ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। इसके अलावा जिस तरह से बहुत से और थिंकर्स हैं जो कि जंग को ग्लोरीफाई करते हैं और ये कहते हैं कि जंग से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस करती है, आगे जाती है। अगर जंग ना हो तो बहुत से पीसफुल इनिशिएटिव जो दुनिया में लिए जाते हैं वो हो ही नहीं सकते। जिस तरह फ्यूरी जो वन ऑफ माई फेवरेट वॉर फिल्म्स है, उसमें एक डायलॉग था, ब्रैड पिट कहता है, आइडियाज आर पीसफुल, हिस्ट्री इज वायलेंट। कि इंसान ने सोचा तो हमेशा अमन का है, लेकिन तारीख खून से भरी हुई है, ठीक है। जेकब बर्कहार्ट जो कि एक सिविलाइजेशन की हिस्ट्रीज को रिकॉर्ड करता है, एक कल्चरल हिस्टोरियन है, उसका एक कोट है, वॉर इज़ वन ऑफ द इटर्नल ह्यूमन कंडीशंस। जंग तो ह्यूमन कंडीशन है, अगर इंसान ज़मीन पे है तो जंग भी ज़मीन पे हमेशा रहेगी। एस्टिमेट्स भी यही बताते हैं कि हज़ारों साल की तारीख में सिर्फ 150-200 साल है जिसमें जंग नहीं हुई। उसकी वजह कि इंसान शायद बोर हो जाता है, इंसान कहता है कुछ एक्साइटिंग करें, कोई एडवेंचर करें। सोरेन किएरकेगार्ड जो कि डच फिलोसोफर था, उसने बोला था, बोर्डम इज़ द रूट ऑफ ऑल ईवल। बोरियत यानी कि बोर होना तमाम बुराई की जड़ है। मैं अगर बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसी हरकत कर दी जो मुझे डैमेज कर देगी, जंग भी उन्हीं में से एक है। जब मंडेन ज़िंदगी रोज़ाना की जी के आप थक जाओ तो एक लार्जर मीनिंग के लिए तारीख में जंगें लगाई जाती थी ताकि ज़रा नया कैपिटल आए, नई सपोर्ट आए, आवाम खड़े हो जाएं आपके लिए, वो आपके नारे मारें, एक रीवाइटलाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो। क्योंकि बहुत से माशरे, बहुत से कल्चर जो हैं वो जंग के बगैर चलते ही नहीं थे। जिस तरह ब्रिटिश मर्केंटाइलिज्म था, नई कॉलोनीज़ नहीं ढूंढेंगे तो पैसे कहाँ से कमाएंगे।
तो ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर तो आपको तारीफ में बहुत मिलेगी, लेकिन वॉर का जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है वो बड़ा पेक्यूलियर है, क्योंकि उसमें एक नाइलिज्म इन्वॉल्व है, मीनिंग चला जाता है। मैं अगर अपनी बात करूँ, जुमे की शाम की बात है, जब सारा दिन ब्रॉडकास्ट करके टीवी शोज़ यूट्यूब करके मैं घर जा रहा था, तो रास्ते में घर वालों ने बताया कि धमाके की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि ड्रोन हमारे घर से 2-3 किलोमीटर नीचे गिरा, 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। जहाँ जाते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ग्राउंड इन्वेजन हो गया तो क्या होगा। आपके दिमागों में तस्वुर आ रहा है कि मेरा खानदान, उसका क्या बनेगा, मेरी बिलोंगिंग्स का क्या बनेगा। ऑल ऑफ अ सडन वट एवर यू हैव एक्यूमुलेटेड फॉर द एंटायरिटी ऑफ योर लाइफ हैज़ बिकम एब्सोल्युटली मीनिंगलेस एंड ट्रैश। आप अपने घर की तरफ देख रहे हो और आपको लग रहा है ये तो पाइल ऑफ सैंड है सिर्फ, अभी यहाँ से जब गोले आके गिरेंगे इसकी क्या वक़्त रह जाएगी। मेरी सालों की मेहनत मेरी आंखों के सामने तबाह हो रही है। आप सोचोगे कि मैं अगर बाकी अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से ज़्यादा पढ़ा, मैंने ज़्यादा अकम्प्लिश किया, आज जंग जब लग चुकी है और हिंदुस्तान हमला कर रहा है, तो उसकी क्या वक़्त रही जो मैंने सोशल लैडर को पुर किया और मैं ऊपर आया, नहीं पता। दिमाग में क्या आ रहा है, ये आ रहा है जब मैंने देखा कि नूर खान एयरबेस पे अटैक हो गया है और इसके अलावा मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया जा रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो एक इन्वेडिंग आर्मी पाकिस्तान की फ़ौज को डिसआर्म करने की कोशिश कर रही है, तो अब तो कोई रैशनैलिटी बची नहीं है, अब तो फुल स्केल वॉर शुरू होगी और आखिरी ऑप्शन तो है ही न्यूक। तो आपके जहन में वो डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं जो आपने हिरोशिमा और नागासाकी की देखी हुई हैं, जिसमें लोग बाज़ारों में खड़े हुए थे और उनके जिस्म जल के राख हो गए। आप वो सोच रहे हो कि क्या ये होगा यहाँ पे। मसला ये है ना कि अवेयरनेस जब ज़्यादा हो तो उसका टॉल और उसका बर्डन भी ज़्यादा होता है। तो आप ये सोच रहे हो कि अच्छा ये सब शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाहर से एक फ़ौज आके जितनी एयर स्ट्रिप्स हैं उनको बॉम्ब करे, यानी कि आपकी एरियल कैपेबिलिटी ही छीन ले, आप उड़ ही ना सकें हवा में उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो फिर क्या बचेगा भाई। फिर फेक न्यूज़ इतनी थी, टैंक बैटल शुरू हो गई हैं, इसके मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, नहीं समझ आ रही क्या ठीक है। ये समझ नहीं आ रही कि कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हमने लाहौर गुलबर्ग में अपने ऊपर से जहाज़ गुजरते हुए देखे। मैंने कहा अगर ऊपर उड़ रहे हैं भाई तो इट्स ओवर, देन व्हाट रिमेन्स, नथिंग एल्स। उस पॉइंट के ऊपर बहुत से दोस्त मेरे और हम बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं, भाई हमारी तो जेब में कैश भी नहीं है, एटीएम भी नहीं चलेगा, हाउ डू वी सर्वाइव द नेक्स्ट 10-15 days। ऑल ऑफ अ सडन योर लाइफ इज शेकन टू द कोर। दिस इज द हॉरेंडस नेचर ऑफ वॉर, जो कि आपकी सारी अचीवमेंट को सिफर कर देती है, जीरो कर देती है। और आप ये सोचते हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस का अब जो सारा पर्पस मैंने तलाश किए थे सारे, उसका अब क्या बनेगा। एल्बर्ट कमू जो कि एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर था, वैसे वो मानता नहीं था कि मैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट हूँ। मिथ ऑफ सिसिफस में वो कहता है कि वायलेंस और वॉर जो होती है ना, ये एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का रिस्पॉन्स होता है। वही बात जो मैंने पहले की कि एक मीनिंगलेस तरीन लाइफ है, क्या फ़ायदा यार, उठो और जाके मार दो लाखों लोगों को, इसमें क्या है। हिटलर का ये इशू था ना, वो कोई बिलीवर तो नहीं था जो होली वॉर करने गया था, या इससे पहले जो नाइलिस्ट किस्म के वर्ल्ड लीडर्स थे जिन्होंने मैस मर्डर्स किए, बिलीवर तो नहीं थे वो। तो वो ये कहता है कि फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का आपको अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी कितनी बेवकूफ़ है, जो मुझे अंदाज़ा हुआ ये 3-4 दिनों के अंदर कि हमारी सारी अचीवमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कलेक्टिव पीस ही खत्म हो जाए, सब खत्म। हम ये सोच रहे हैं कि जेब में कैश नहीं है, बैंक तो बंद हो जाएंगे, राशन कहाँ से आएगा, कहाँ जाएंगे, एयर स्पेसेस बंद हैं, कैसे एस्केप कर सकता है, फैमिली को कैसे भेज सकते हैं बाहर, नहीं कुछ नहीं हो सकता। आप तो लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार हो जाएंगे ना, बिकॉज बहुत से लोगों की तो नेचर ही वॉर लाइक होती है, दे लाइक कन्फ्रंटेशन, इवन दे फाइंड इट एक्साइटिंग। ऐसे भी लोग मैंने देखे, आई कुड बी वन ऑफ देम एज वेल, जिन्हें कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा पीस मिलता है, पीस में नहीं। मैं पाकिस्तान की रियासत के बारे में भी वही बात करता हूँ जो बियॉन्ड गुड एंड इविल में नीचे ने कहा था, अंडर द कंडीशंस ऑफ पीस द वॉर लाइक मैन अटैक्स हिमसेल्फ। अमन के दिनों में जो जंग करने के लिए पैदा हुआ है वो तो अपने ऊपर ही हमला कर देता है, बिकॉज उसने सीखा ही हमला करना है। अ वॉर लाइक मैन इज़ मोर कंफर्टेबल इन वॉर, पाकिस्तान इज़ दैट मैन। इसीलिए हिंदुस्तान की ये जो एंडेवर थी कि वो आकर यहाँ पे ये सब करेंगे, इससे नुकसान पहुँचेगा। जितना रिवाइटलाइज आजकल पाकिस्तान हुआ है ना, मैं समझता हूँ पिछले 15-20 साल में नहीं हुआ, 25 साल में नहीं हुआ। पिंडी स्टेडियम में कल आर्मी चीफ मैच देखने गए, लोग नारे लगा रहे हैं, किसी ने सोचा नहीं था 10 दिन पहले कि ये पॉसिबल है, बिकॉज वॉर ब्रिंग्स न्यू ऑक्सीजन फॉर पाकिस्तान, अ नेशनल वैलिडेशन फॉर द लीडरशिप। जिस तरह फिलोसफी ऑफ राइट में फ्रेडरिक हीगल कहता है, जो जर्मन फिलोसफर था, क्योंकि वो भी वॉर को बड़ा एसेंशियल समझता था सिविलाइजेशन के परसूट के लिए, वो तो कहता है जस्ट एज द ब्लोइंग ऑफ विंड्स प्रिजर्व्स द सी फ्रॉम द फाउलनेस व्हिच वुड बी द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग काम, सो ऑल्सो करप्शन इन नेशंस वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेट अलोन परपेचुअल पीस। कहता है जिस तरह तेज़ हवाएं और तूफान के आने से समुद्र के पानी में बदबू पैदा नहीं होती, क्योंकि खड़ा पानी जो है वो बदबूदार हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फाउलनेस क्रिएट हो जाती है। तो हेगल कहता है कि जिस तरह तेज़ हवाएं चलने से वो पानी हिलता है और वो पानी ख़राब होने से बच जाता है, इसी तरह जंग वो हवा है जो माशरे को ख़राब होने से रोकती है, क्योंकि लंबे पीस में अमन के दिनों में एक माशरा बर्बाद हो जाता है। मैं तो खैर से उस तरह नहीं करता, लेकिन मैं आपको ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर की बात बता रहा हूँ कि फ़लसफ़ी किस तरह सोचते हैं जंग के बारे में। इसी तरह पाकिस्तान की रियासत तो जिंदा हो जाती है जब कॉन्फ्लिक्ट का टाइम आता है। तो जो भी ये समझता है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट लगा के पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यू आर डूइंग द ऑपोजिट। इस रियासत पे तो अगर 20-25 साल इसके इर्द गिर्द अंदर जंग ना लगे, हमें तो समझ नहीं आती करना क्या भाई। दैट्स व्हाई वी हैव शोन दैट वी आर परफेक्टली फिट फॉर व्हाट यू हैव इम्पोज्ड ऑन अस। कि इसके बाद जो नई ऑक्सीजन मिलती है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कोट अनकोट रिवाइटलाइजेस पाकिस्तान, जिंदा कर देता है पाकिस्तानी माशरे को, जो कि आजकल हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो नथिंगनेस, मीनिंगलेसनेस और एग्जिस्टेंशियल व्यू है जंग का, इसको मैंने एक्सपीरियंस करके ये सोचा कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जंग का, शायद वो सबसे ही अलग है, वो नेशनलिज्म से भी अलग है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्स भी नहीं है, वो सियासी भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। बहुत से लोगों ने तो जिंगोइज्म के इल्जाम लगा दिए कि आप जिंगोइज्म फैला रहे हैं। आप जरा उनको भी जवाब दे देते हैं। बात यह है कि आप अमन के दौर में अमन की बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब जंग आपके सरों के ऊपर आ चुकी है और तब आप ये बोलें कि नहीं मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो जंग के खिलाफ हूँ, तो आप इतना गांधी जी बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी स्टैंडिंग आर्मी होगी आपके पास, अगर आपके घरों पे हमले हो रहे हैं, आपके सरों से ड्रोन गुजर रहे हैं, आपके बॉर्डर पे जहाज उड़ रहे हैं, आपके बॉर्डर पे कैनन फायर हो रही है, तो उस वक्त कौन ये कह सकता है कि इसका जवाब देने को सपोर्ट करने वाला जिंगोइस्टिक है। मुझे तो समझ नहीं आती जो मेरे नेशनलिस्ट दोस्त फेसबुक के ऊपर लिख कर मुझे बता रहे हैं कि आप भी ज़ैद हामिद बन चुके हैं। तो ज़ैद हामिद तो अमन के दिनों में जंग नाफिज करने की बात कर रहा है, हम तो जंग के दिनों में अमन की बात कर रहे हैं।
लेकिन ये कहना कि मेरा जो घर है उससे 10 किलोमीटर दूर अगर एक फ़ौज क्रॉस करके आ जाती है और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी माएँ या बच्चे या बहनें या रिश्तेदार या भाई या बाप क्या बनेगा उनका, तब अगर मैं ये बोल दूँ कि जो हमारी स्टैंडिंग आर्मी है हमें इसे बैक करना है, ये ज़्यादा में बनना होता है भाई। कौन सी पॉलिटिकल करेक्टनेस और हाई मॉरल ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं? कौन सा पैसिफिस्ट होता है जंग के अंदर जब जंग नाफिज हो जाती है उसके बाद? वो कहते हैं ना जंग के मैदान में, या कहते हैं कि एक बागीचे में एक गार्डन के अंदर एक फौजी खड़ा हो उससे इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जंग के मैदान में एक माली खड़ा हो जाए गार्डनर, वो तबाह कर देता है चीज़ को। तो अब जंग का मैदान जब लग चुका था उसके बाद क्या बात करते हैं आप बता दें।